तो दोस्तों आज हम आपको उपसहसंयोजक यौगिक क्लास 12 का यानी क्लास 12वीं का एक चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो यही हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, हो सकेगा आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए उपसहसंयोजक यौगिक एक चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? द्विक लवण, या इसे डबल साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डबल साल्ट बोला जाता है इंग्लिश। अब यहां कहा रहा है, देखिए एक बात समझिएगा, वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान, वे यौगिक जो विलयन में, कोई विलयन होगा, अच्छा विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो कह रहा है वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, जैसे कोई अगर जल है उनमें डाल दिया जाएगा उपसहसंयोजक यौगिक को, अपनी पहचान खो देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विक लवण। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है K2SO4 L2SO4 थ्राइड 24 टाइम्स जल होता है। अगर एक फिटकिरी का सूत्र होता है, यहां पर हमें लिख देना था किसका सूत्र है? फिटकिरी का सूत्र है, फिटकरी का ये फार्मूला होता है। अब इनको आयनों में टूट जाएगा अगर जल में घोलेंगे। देखिए एक K2 था तो यानी के की वैलेंसी आप जानते हो +1 होता है, तो ये चार्ज इसका हम यहाँ प्लस कर दिए हैं। अब K2 दो बार था इसलिए यहाँ 2 कर दिए हैं। अब ये अपने आयनों में टूटेगा, ये प्लस होगा ASO4। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है जी? 2 होती। कितनी होती है? 2। यहां पर 2 निगेटिव चार्ज लिख दिए हैं। अब यहां पर बच्चे देख, यहां एल्युमिनियम 2 है तो यहां पर 2 Al किए हैं। ठीक है, इनके ऊपर कितना Al की वैलेंसी कितनी होती है जी? 3 होती है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, अब प्लस सल्फेट कितनी बार है? 3 बार, तो 3 टाइम्स हम सल्फेट लिख दिए हैं। इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए 2 निगेटिव कर दिए हैं, और 24 टाइम्स ये क्या कर दिए हैं? जल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको हम इस तरफ लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर समझिएगा, फिर एक द्विक लवण हुआ तो संकुल यौगिक किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है? तो वे यौगिक जो विलयन में घोलने पर, वे यौगिक या वे उपसहसंयोजक यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते, उसे हम क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक, या उसी को हम क्या बोलते हैं? जटिल। जैसे एग्जांपल हमने लिखा K4FeCN6, यानी इनका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अब इनको अगर हम तोड़ेंगे तो एक K4 ये चला टूट जाएगा, लेकिन ये आपका FeCN6 है। FeCN6 ये आपका नहीं टूटे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को संकुल यौगिक या जटिल यौगिक बोला जाता है। ये बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इजी तरीका है। ये हमें पता चला द्विक लवण किसे कहते हैं, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? उपसहसंयोजक रसायन, ए नोट पॉइंट में, यानी उपसहसंयोजक रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे उपसहसंयोजक रसायन कहलाता है या कहलाती है। अब यार ये बात इतना समाप्त होता है। कह रहा केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, या सेंट्रल मेटल एटम। एटम मतलब क्या होता है? परमाणु जिसे भैया तोड़ा ना जा सके। ठीक है, वह छोटा सा छोटा कण, ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सके ना। अब केंद्रीय धातु, केंद्रीय मतलब होता है केंद्र में, धातु मतलब क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु उपसहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु या परमाणु जो लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए नाम ही लिखा केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? जो लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, ऐसा तत्व या परमाणु,
ठीक है, जो लिगेंड्स के द्वारा घिरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। एग्जाम्पल हमने जैसे लिख दिया है CuH2O, ये 4 टाइम्स है, ये सल्फेट है। इनमें जो ये Cu है आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। या हम और आपको केंद्रीय धातु परमाणु यहां लिख देते हैं, एक K4 FeCN6 है, FeCN6 है। अब इनमें आपका Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, CMA शॉर्टकट में लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। उप सहसंयोजक परिसर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चे देख यहां पर क्या लिखा है, उप सहसंयोजक परिसर वह परिसर जिसमें धातु परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित संख्या या निश्चित ज्यामिति में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह, जिसे लिगेंड का कह सकते हो, तो जुड़े रहते हैं, उसे उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए, अब इनको हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक परिसर। ठीक है, इनको भी क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक परिसर। अच्छा, अब ये बात आती है, देखिए ये इनको उपसहसंयोजक ऐसे भी लिख सकते हो जो आप बड़े कोष्ठक में। ठीक है, अब यहां आयनिक मंडल या परिसर किसे कहते हैं, कह रहा उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग, उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल द्वारा आयनित, यानी उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल के द्वारा, यानी हम किसी विलयन में डाल रहे हैं अपने आयनों में, ठीक है, टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर। मतलब आयनिक परिसर क्यों बोला गया, आयन में टूट जाए उसे आयनिक परिसर कहते हैं, आयनों में टूट जाए हम क्या बोलेंगे, आयनिक परिसर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब यहां समझते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये कोबाल्ट है, ये एमीन है, ये 5 टाइम्स यानी 5 बार है, ये Cl है, इसके पीछे क्या लगा है, कोष्ठक के बाहर Cl2 लिखा है। ठीक है, ये उत्क्रमणिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर इसमें चेंज हो रहा है ये फिर इसमें भी चेंज हो सकता है। अच्छा, उपसहसंयोजक परिसर, ये देखिए CO, अब ये देखिए इसे जटिल बोला जा सकता है, ये अपने आयनों में टूट गया ना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो बड़े कोष्ठक में आपका लिखा है ना, उसे उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। अब आयनिक परिसर किसे कहते हैं, देखिए ये जो आयन में है उसे आयनिक परिसर कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहां थोड़ा बता दे रहे हैं, जैसे Ka4 FeCN6 है बच्चे, CN6 है ना। ठीक है, अब इनमें आपका ये क्या होगा, आयनिक परिसर होगा। क्या होगा, आयनिक परिसर होगा। और ये जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है इसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल या परिसर। इसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल। क्या बोलेंगे बच्चे, आयनिक मंडल या आयनिक परिसर कहा जाता है। तो बहुत अच्छे बच्चे, इतना समझ में आया आपको। अच्छा, अब ये बात आती है लिगेंड्स किसे कहते हैं। ठीक है, लिगेंड्स उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु सीधे जुड़ा होता है। कह रहा है उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़ा होता है वह आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, तथा वह आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। अब बात आती है, जैसे हमने आपको K4 FeCN6 है बताइए, ठीक है, इसे तो आयनिक बोला जाएगा परिसर। ठीक है, इसे आयनिक मंडल बोला जाएगा, इसे भैया केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाएगा या फिर केंद्रीय परमाणु। ठीक है, ये CN6 क्या है, लिगेंड्स है। ठीक है, यही भैया जोड़ के Fe है, ये देखिए CN है। ठीक है, ये CN है। ठीक है, ये भाई साहब CN 6 बार है ना, तो 6 बार, 6 बार कितनी बार, 6 बार। ये देखिए जोड़ के रखा है कि नहीं। तो यार यही कह रहा है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु सीधा जुड़ा होता। देखिए हम आपको दिखाए हैं। और अच्छा, इसमें देखिए कॉपर में दिखाए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड में इतना, ठीक है, एक बार में समाहित हुआ, वही हम समझाएं। अब जस्ट आपको दूसरे वीडियो में दूसरा समझाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं फिर से। द्विक्लवल किसे कहते हैं, वे यौगिक जो विलयन में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे द्विक्लवल कहते हैं। जैसे सूत्र फिटकिरी का, या आप मोहर लवल का लेते हैं तो FeSO4,
ठीक है, 6 टाइम जल होता है। और यहाँ फिटकरी हमने ले लिया है K2SO4 L2SO4 थ्राइड 24 टाइम्स जल होता है। अगर इनको आयनों में पानी में अगर विलयन में घोलेंगे सब अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इसे सरल आयन भी कहते हैं। जटिल आयन किसे कहते हैं या संकुल किसे कहते हैं? जो विलयन यानी जो पानी में हमें घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते, ठीक है। जैसे एग्जांपल K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। अब इनमें K4 FeCN के तो आयनिक है, ये तो टूट जाएगा, लेकिन FeCN6 है नहीं टूटेगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल बोला जाता है। अब बात आती है उपसार संयोजक रसायन किसे कहते हैं? उपसार संयोजक यौगिकों का अध्ययन करोगे तो उपसार संयोजक रसायन, जिसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? उपसार संयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु जो लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, जो लिगेंड के द्वारा घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या? केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। और उपसार संयोजक परिसर के कहते हैं वह परिसर जिसमें धातु परमाणु आयन के चारों निश्चित ज्यामिति, ठीक है, या निश्चित संख्या से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसार संयोजक परिसर कहते हैं। क्या बोला जाएगा? उपसार संयोजक परिसर। ये बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ये देखिए बड़े कोष्टक में, जहां भी हो आप तुरंत पहचान जाइए कि बड़े कोष्टक में होगा तो आयनिक परिसर, सॉरी उपसार संयोजक परिसर होगा। आयनिक मंडल किसे कहते हैं? जो विलयन में घुलेगा तो ये अपने अलग आयनों में, वो जटिल वाले को हम देखिए उपसार संयोजक परिसर बोले थे, और इनको क्या बोला जाएगा? आयनिक परिसर। जैसे K4FeCN6 में K4 अलग होगा, ठीक है। और जैसे मोहर लवण लिए होता है FeSO4 6 टाइम क्या होता है? जल। अब इनमें आपका क्या है? ये देखिए ये बड़े कोष्टक में इतना होगा, क्या होगा जी? ये बड़े कोष्टक में होगा भाई साहब, ठीक है। तो यार इनमें हम जो बड़े कोष्टक में देखिए वो उपसार संयोजक परिसर है, ठीक है। जो आयनों में जैसे अब इसमें क्या होगा? हाँ ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें हाँ CONH3 5ClCl2 है, या K4FeCN6 में ले लिया जाए, ठीक है। तो इनमें आपका क्या होगा? K4 जो भी बड़े कोष्टक बाहर, एक तरीका है एकदम इजी, जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाए, ठीक है, जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाए उसे हम क्या जानेंगे? उपसार संयोजक परिसर। और जो आयन बाहर लिखा जाए उसे क्या बोला जाए? आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। लिगेंड्स किसे कहते हैं? जो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़, जिससे जुड़ा होता है सीधे डायरेक्ट, उसे केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, ठीक है, इसमें Fe है, ठीक है। और इनमें भी क्या 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 हाँ देखिए CO है, इनमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इस अनुसार सब आप पहचान लोगे। इसके पश्चात आप उपसार संयोजक का जो IPC नेम होता है, ठीक है, जब ये पता होगा तभी आप कर सकते हो।